हेलो नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का लोधे क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। बीए फर्स्ट ईयर में व्यष्टि अर्थशास्त्र की सीरीज के अंतर्गत दोस्तों आज का हमारा सेशन होने वाला है मांग की लोच को निर्धारित करने वाले घटक पर। तो मांग की लोच को ऐसे कौन कौन से घटक हैं जो मांग की लोच को, किसी वस्तु की मांग की लोच को प्रभावित करते हैं। तो उन सभी घटकों पर दोस्तों, विभिन्न घटकों पर हम यहाँ चर्चा करने वाले हैं। बेसिकली तो यहाँ पर 7 दिए गए हैं, लेकिन दोस्तों विशेषकर हम 10 ऐसे घटकों पर चर्चा करेंगे जो किसी वस्तु की मांग की जो लोच होती है उसको प्रभावित करते हैं या निर्धारित करते हैं। ठीक है ना। अच्छा, सेशन में आगे बढ़े उससे पहले एक बात और कि वैसे तो हम इसे बीए फर्स्ट ईयर में कवर कर रहे हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र को, लेकिन अगर आप एमए के स्टूडेंट हैं, बीकॉम के हैं, एमकॉम के हैं, बीबीए कर रहे हैं, एलएलबी कर रहे हैं या बीबीए एलएलबी कर रहे हैं, तो भी दोस्तों आप निश्चिंत रूप से व्यष्टि अर्थशास्त्र की इस सीरीज को आप फॉलो कर सकते हैं। बस आपको करना क्या है, अपने सिलेबस से हमारे सभी टॉपिकों को मैच करना है। अगर आपके सिलेबस से ये टॉपिक मैच होते हैं तो आप निश्चित तौर पर इसको फॉलो कर सकते हैं। जिस प्रकार से ये बीए फर्स्ट ईयर वालों के लिए उपयोगी है ये वाली सीरीज, उसी प्रकार से दोस्तों या कहें कि उसी रूप में आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग भी ये उतनी ही उपयोगी साबित होगी। चलिए शुरुआत करते हैं अपने सेशन की। डायरेक्टली सेशन पर मूव करेंगे। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं, सेकंड यूनिट अभी हमारा इसमें चल रहा है। सेकंड यूनिट में अभी तक हमारे तीसरा टॉपिक अभी चल रहा है। फर्स्ट टॉपिक मांग का नियम हम कर चुके थे, है ना, और उसके बाद गिफिन वस्तुएं सेकंड टॉपिक में हमने देखी थी। थर्ड टॉपिक में, सेकंड यूनिट के थर्ड टॉपिक में मांग की लोच, ये चल रहा है हमारा सेशन। मांग की लोच के अंतर्गत हम कीमत, आय या आड़ी लोच और इसके विभिन्न प्रकारों पर, इनकी विभिन्न विधियों पर हम चर्चा कर चुके हैं। उसी का अर्थात कि मांग की लोच का ही एक छोटा सा पार्ट जो बच गया था वो आज के सेशन में हम कवर करेंगे, है ना। और आगे बढ़े उससे पहले मैं दोस्तों आप लोग फिर से बता दूं कि मैक्सिमम मेरे पास में जो कमेंट आई थी, कमेंट के माध्यम से बेसिक तो आपके जो एग्जाम होने वाले हैं वो एग्जाम 20 के समथिंग आसपास, मैक्सिमम स्टूडेंटों का जो एग्जाम है 20 या 22 से स्टार्ट होने वाले हैं, 20 या 22 मई से। तो प्रयास हमारा ये रहेगा कि मैक्सिमम इस सीरीज को कंप्लीट एग्जाम से पहले पहले कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। और आज तो आपका एक ही सेशन हो पा रहा है, लेकिन कल से हम प्रयास करेंगे कि आपको पर डे 2 सेशन प्रोवाइड कर दें, एक सुबह 11 बजे और एक 3 बजे, है ना। इस प्रकार से आपका 2 सेशन पर डे करेंगे तो जल्दी से ये सीरीज कवर हो जाएगी। ठीक है ना। चलिए शुरुआत करते हैं अपने सेशन की बिना टाइम गवाए। एक्चुअल में छोटा सा सेशन है, ज्यादा कुछ भी लेंथी नहीं है और न ज्यादा कुछ प्रॉब्लम देने वाला है। अब मैं दोस्तों ये मानकर चल रहा हूं कि आपने इससे पहले जो 2 सेशन हुए हैं मांग के, है ना, मांग की लोच के, उन दोनों को कंटिन्यूअसली देखा है, उसके बाद ही आप इस सेशन पर आए हैं। क्योंकि अगर आपने मांग की लोच पर जो सेशन हुए हैं, इससे पहले जो 2 पार्ट में हुआ है मांग की लोच वाला सेशन, अगर उसको नहीं देखा है ना, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम यहां पर आपको समझने में आ सकती है। इसलिए डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी आपको इसके पहले पार्ट की, अर्थात की मांग की लोच की, तो उसको पहले देख लें, जिससे आपका पूरा माइंड में एक पूरी तरह से क्लियर हो जाए कि ये मांग की लोच क्या है ना। मांग का नियम अलग होता है, मांग की लोच अलग होती है। अच्छा, शुरुआत करें उससे पहले थोड़ी सी हम चर्चा कर लेते हैं कि मांग की लोच होती क्या है। तो दोस्तों देख, क्या होता है कि जब कीमत, किसी वस्तु की जो कीमत होती है, वस्तु की कीमत में थोड़ा सा कोई परिवर्तन होता, मान लेते हैं कि कोई वस्तु है उसकी कीमत बढ़ती है 1%, 1% कीमत बढ़ जाती है, तो उसकी मांग, है ना, वस्तु की 1% कीमत बढ़ने से, अब ये तो आप भली भांति जानते हैं, किसी वस्तु की अगर कीमत बढ़ती है तो उसकी मांग क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, कम हो जाएगी मांग, है ना। तो उसकी अगर 1% कीमत बढ़ती है तो उसकी मांग कितने परसेंट कम हुई है, जितनी परसेंट वो कम हुई है ना, वही मांग की लोच है। अगर 1% कीमत बढ़ने पर 1% ही अगर उसकी मांग कम होती है तो कम लोच यहां पर दिख रही है कि समान लोच है, मान लेते हैं, है ना, समान लोच है। और अगर 1% कीमत बढ़ने पर अगर 10 या 20% मांग कम हो जाती है तो यहां पर यह वस्तु अत्यधिक लोचदार कहलाएगी, है ना। ये मांग जो है वस्तु की, ये अत्यधिक लोचदार कहलाएगी, है ना। तो यही मांग की लोच है, सिंपल सा फंडा है बस, कि कीमत को, कितनी कीमत बढ़ने पर कितना उसकी मांग में परिवर्तन हुआ है, इसे हम मांग की लोच कहते हैं। तो अब इस आधार पर हम उन घटकों को देखेंगे जिसके कारण ये जो लोच है मांग की, ये प्रभावित होती है। ठीक है। सबसे पहला जो घटक होगा वो होगा वस्तु की प्रकृति। जी हाँ, वस्तु की प्रकृति की वस्तु सबसे देखिए, कोई वस्तु की कीमत बढ़ने या घटने से उसकी मांग कितनी प्रभावित होती है, यह भी डिपेंड करता है वस्तु की प्रकृति पर, कि वस्तु किस प्रकार की है, उसकी प्रकृति क्या है। जैसे अगर कोई वस्तु अनिवार्य है, अनिवार्य है मतलब ये कि उसके बिना व्यक्ति का जीवन नहीं चल सकता, जीवन चल नहीं सकता, अनिवार्य वस्तु है, तो उसकी लोच किसी होगी,
बेलोचदार होगी, सिंपल सी बात है। उसकी अगर कीमत थोड़ी बहुत बढ़ भी जाएगी तो भी उसकी मांग में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो वस्तु अनिवार्य है ना। इस कारण से वो वस्तु की जो मांग की लोच होगी वो बहुत कम होगी या ना के बराबर होगी, हम कहेंगे बेलोचदार होगी। जैसे कि एक ये मान लेते हैं कि आटा या गेहूं, चावल, दाल, ये क्या होती है दोस्तों? अनिवार्य वस्तु होती है ना। तो इनकी कीमत बढ़ने के बाद भी इनकी मांग में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होता है, तो इसे हम बेलोचदार कहेंगे। उसी प्रकार से जो आरामदायक वस्तुएं होती है, आरामदायक वस्तुएं जैसे कि कूलर, फ्रीज, है ना, रेफ्रिजरेटर, ये सब आरामदायक वस्तु। तो ये आरामदायक वस्तुएं जो होती है दोस्तों, ये लोचदार होती है, सिर्फ लोचदार, है ना, एक सामान्य सी लोचदार होती है। थोड़ा जैसे इसकी कीमत में अगर थोड़ा बहुत परिवर्तन आता भी है तो इसकी मांग में भी थोड़ा बहुत ही परिवर्तन आता है, इसलिए ये सिर्फ लोचदार हम किसको कहेंगे। लेकिन वहीं अगर विलासिता की वस्तुओं की बात करें, विलासिता की वस्तुओं की बात करें तो ये अत्यधिक लोचदार होती है। अगर इसकी कीमत में थोड़ा बहुत परिवर्तन आता है तो मांग बहुत अधिक प्रभावित हो जाती है, इसलिए इसको हम अत्यधिक लोचदार कहते हैं। तो इस आधार पर हम ये मान सकते हैं कि वस्तु की प्रकृति, वस्तु किस प्रकार की है, अनिवार्य है या फिर आरामदायक वस्तु है या फिर विलासिता की वस्तु है, इस पर डिपेंड करता है कि उसकी लोच किस प्रकार की होगी। ठीक है ना। तो मांग की लोच को प्रभावित ये वस्तु की प्रकृति भी करती है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कीमत। अगर कोई वस्तु ऐसी है जिसकी कीमत बहुत अधिक है या बहुत कम है, जैसे कि एक एरोप्लेन देख लेते हैं। अब बताइए, अगर एरोप्लेन में 10-20 हजार या 1-2 लाख रुपए की मांग अगर कीमत बढ़ भी जाती है तो उसकी मांग कोई प्रभावित होगी? बेसिकली नहीं होगी, क्योंकि उसकी कीमत बहुत अत्यधिक, बहुत ज्यादा है ना, बहुत ज्यादा है। या फिर किसी वस्तु कीमत जिसकी बहुत ही कम है, जिसकी कीमत बहुत ही ज्यादा कम है, तो ऐसी वस्तुएं बेलोचदार होती है, उनमें कोई लोच नहीं होती है, मतलब उसकी मांग प्रभावित नहीं होती अधिकतर। ठीक है ना। लेकिन जो मध्यम स्तर की या कहें कि मध्यम कीमतों वाली जो वस्तुएं होती हैं, उन वस्तुओं की जो मांग होती है वो लोचदार होती है। समझ आ रहा है? मतलब कि जिस कोई वस्तु ऐसी है जिसकी कीमत बहुत ज्यादा है या फिर कीमत बहुत कम है, तो ये तो बेलोचदार होगी, इनकी मांग में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होगा इनकी कीमत बढ़ने या घटने पर। लेकिन जो मध्यम वस्तु है, जो मध्यम कीमत वाली वस्तु है, वो जरूर प्रभावित होगी, उसकी मांग प्रभावित होगी, तो वही लोचदार वस्तु होती है। अब इन लोचदार जो वस्तुएं होती है मध्यम स्तर वाली, मध्यम कीमत वाली, इनमें भी ऊंची कीमतों पर जब कीमत उसकी ऊंची होगी तो क्या हो जाएगा दोस्तों? मांग की जो लोच है वो अधिक हो जाएगी। वो जब कीमत कम हो जाती है तो मांग, जैसे जैसे उसकी कीमत गिरती जाती है वैसे वैसे उसकी लोच भी कम होती चली जाती है। क्लियर है? तो यहां पर कीमत इन द सेंस कि जिस वस्तु की कीमत, या कहें कि वस्तु की कीमत भी उसकी मांग की लोच को प्रभावित करती है, इसीलिए हमने इसको प्रभावित करने वाले घटकों में एक और रखा है कीमत। क्लियर है? तो वस्तु की प्रकृति और दूसरा है कीमत, वस्तु की कीमत। क्लियर? चलिए थर्ड है उपयोगों की विभिन्नता। अब उपयोगी विभिन्नता का मतलब सिंपल सा ये बन जाता है कि अगर कोई वस्तु ऐसी है जिसके उपयोग एक से अधिक है, जैसे कि हम लाइट को एग्जांपल में लिया है, लाइट है ना, बिजली, तो वह बिजली का उपयोग कई प्रकार से किया जाता है, अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा अलग अलग प्रकार से इसका प्रयोग किया जाता है ना। तो इस प्रकार से दोस्तों, इस प्रकार की जो वस्तुएं होती है जिनका प्रयोग अलग अलग स्तरों पर अलग अलग प्रकार से किया जाता है, ये भी इन मांग की लोच को विभिन्न प्रकार से प्रभावित करती है, इसलिए इसका प्रमुख घटक एक उपयोगों की विभिन्नता वाली वस्तुएं भी है ना। वैसे तो ये थर्ड वाली जो है दोस्तों, ये जो उपयोगी विभिन्नता वाली जो वस्तु है, ये हालांकि वस्तुओं की प्रकृति में ही आ जाएगी, परंतु एक सेपरेटली भी इसको डाल दिया गया है, चाहे तो आप उसको एक उसमें भी शामिल कर सकते हैं, है ना, वस्तु की प्रकृति वाले में। अच्छा, नेक्स्ट है स्थानापन्न वस्तुएं। स्थानापन्न वस्तुओं का मतलब क्या होता है? स्थानापन्न वस्तुओं का मतलब ये होता है कि आज हम किसी एक वस्तु का इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे मान लेते हैं एग्जांपल के लिए कि आप मॉर्निंग में जो है टूथपेस्ट करते हो, है ना, ब्रश करते हो, तो आप कोलगेट का इस्तेमाल करते हो, लेकिन अचानक से आप जो है पता चला कि उसकी कीमत अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, तो आप क्या करोगे भाई? किसी और की तरफ मूव कर जाओगे, है ना, किसी अन्य पेस्ट की ओर मूव कर जाओगे, किसी पेस्ट को ले सकते हो, किसी और की तरह मूव कर जाओगे। इसका मतलब सिंपल सा ये होता है कि कोई ऐसी वस्तु कि जिसकी कीमत बहुत ज्यादा बढ़ जाने से हम उसको खरीदने की अपेक्षा उसके समान उपयोग आने वाली दूसरी वस्तु को खरीद लेंगे। तो इस प्रकार से अगर मार्केट में उसके समान वस्तु भी अवेलेबल है तो उस प्रकार की वस्तु जो है दोस्तों, वहां पर लोच जो है अत्यधिक हो जाती, अत्यधिक बढ़ जाती है।
है ना, अत्यधिक लोच उसकी बढ़ जाएगी। सिंपल बात है, कोई एक वस्तु है, उस दिन मैंने आपको पेन का एग्जांपल लेके बताया था, है ना। तो अगर हम पेन को भी ले लेते हैं दोस्तों, कोई एक पेन आता है हमारा बेसिकली 10 रुपए का, हम यूज कर रहे हैं कोई पेन को, है ना। तो अगर उसका रेट अचानक से, कोई एक पर्टिकुलर पेन है ना, तो उसका पेन का अचानक से कीमत बढ़ जाती है, 50 या 100 रुपए का वो पेन हो जाता है, तो हम क्या करेंगे, उसी प्रकार के कोई उसी क्वालिटी का दूसरे पेन की ओर मूव कर जाएंगे। तो उससे क्या होगा, उसकी जो पहले वाला पेन था उसकी मांग बहुत ज्यादा कम हो जाएगी, कीमत बढ़ने के कारण उसकी मांग बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। तो क्या हुआ, लोचदार हो गई ना। तो इसीलिए कहा गया है कि स्थानापन्न जो वस्तुएं हैं, स्थानापन्न मतलब कि उसके समान अन्य वस्तु भी अवेलेबल हो मार्केट में, है ना। तो स्थानापन्न वस्तुएं जो है बाजार में सरलता से अगर आसानी से मिल जाती है तो फिर उनकी लोच जो है तुलनात्मक रूप से ज्यादा हो जाती है, मतलब वो अत्यधिक लोचदार वस्तु बन जाएगी। आई होप यहां तक समझ आ रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट है उपयोग स्थगन की संभावना। अब ऐसा भी होता है कि मान लेते हैं कि कोई आप वस्तु का इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई वस्तु का आप प्रयोग कर रहे हैं, कोई सी वस्तु मान लीजिए आप, जिसका आप प्रतिदिन यूज करते हैं या हफ्ते में या महीने में 1-2 बार यूज करते हैं, कोई किसी भी वस्तु को आप ले सकते हैं। अब मान लेते हैं कि आपके पास में ऐसा चांस है, ऐसा ऑप्शन है कि आप उस वस्तु का इस्तेमाल बंद भी कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं, या उसका इस्तेमाल बंद करना संभव है, तो उसकी मांग भी बहुत ज्यादा लोचदार हो जाएगी। रीजन क्या है, मान लेते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं दोस्तों कि कोई ऐसी वस्तु, मैं किसी पर्टिकुलर वस्तु का नाम नहीं लूंगा, लेकिन आप किसी वस्तु को एक समझ लीजिए, है ना, जिस वस्तु का आप उपयोग बंद भी कर सकते हैं, मतलब आप उसके हैबिचुअल नहीं हो, आदी नहीं हो उस वस्तु के। तो अगर उसकी आज वो वस्तु की रेट मान लेते हैं 100 रुपए है, आप आसानी से उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक। लेकिन अचानक से अगर उस वस्तु की कीमत 100 रुपए की जगह 1000 रुपए हो जाती है, तो क्या करेंगे आप, उस वस्तु को इग्नोर कर देंगे, छोड़िए यार, इसकी हमें जरूरत ही नहीं थी, वैसे भी पहले भी जरूरत नहीं थी, बस ऐसे यूज किए जा रहे थे, और अब भी जरूरत नहीं है, तो छोड़िए इसको, ज्यादा रेट हो चुकी, नहीं खरीदेंगे। तो क्या होगा, मांग अपने आप बहुत कम हो जाएगी, कीमत बढ़ने के कारण उसकी मांग बहुत अधिक कम हो जाएगी, है ना। तो क्या हुआ, यहां पर अत्यधिक लोच प्रदर्शित हो रही है, यहां से किससे, उपयोग के स्थगन के कारण, उपयोग के स्थगन के कारण। अगर ऐसा संभव है कि किसी वस्तु के उपयोग को स्थगित किया जा सकता है तो मांग की लोच अधिक हो जाएगी। तो इस प्रकार से अगर कोई वस्तु ऐसी है जिसका इस्तेमाल हम रद्द कर सकते हैं, मतलब बंद कर सकते हैं, उसका उपयोग बंद कर सकते हैं, तो वो भी उसकी मांग को या मांग की लोच को प्रभावित करेगा। क्लियर है। एक आती है संयुक्त मांग वाली वस्तुएं। अब संयुक्त मांग का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर आप एक घड़ी लेकर आते हैं, है ना, एक घड़ी है मान लेते हैं, टीवी का रिमोट मान लीजिए आप, टीवी का एक रिमोट लेकर आते हैं, तो सेल कंपलसरी है, उसमें जो बैटरी डलती है, सेल डलते हैं, वो कंपलसरी है ना। तो अब क्या होता है कि अगर जो रिमोट है आपके पास में, उस रिमोट की अगर मांग की लोच अत्यधिक लोचदार है, तो सेल की भी लोचदार होनी चाहिए, है ना। तो दूसरी वस्तु की अपने आप लोचदार हो जाएगी उसकी मांग भी। और अगर रिमोट की जो उसकी मांग जो है अगर लोचदार नहीं है या कम लोचदार है, तो उसकी जो आपका सेल है उसकी भी जो है बेलोचदार हो जाएगी या कम लोचदार हो जाएगी। तो कुल मिलाकर ये कि दोनों की मांग एक एज इट इज चलने वाली है, एक समान रूप से चलने वाली है। क्लियर है। तो संयुक्त मांग वाली जो दो वस्तुएं हैं, उनमें यदि एक की मांग में लोच कम है तो दूसरे की मांग की लोच भी अपने आप ही कम होगी, और एक की अधिक है तो दूसरे की भी अपने आप अधिक हो जाएगी। इस प्रकार से जो समान वस्तुएं होती है ना, संयुक्त वस्तुएं होती है, वो भी मांग की लोच को प्रभावित करती है। क्लियर है। चलिए अगला है उपभोक्ता की जड़ता। अब उपभोक्ता की जड़ता का मतलब क्या हुआ, कोई ऐसी वस्तु जिसका व्यक्ति आदी हो चुका है, उपभोक्ता जो है वो आदी हो चुका है ना। आदी हो चुका है मतलब भाई उसका हैबिचुअल हो चुका, उसके बिना रह नहीं सकता। कोई ऐसी वस्तु है जिसके बिना उपभोक्ता रह नहीं सकता, उसे चाहिए ही चाहिए, चाहे उसकी कीमत कितनी भी हो जाए, उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। तो उपभोक्ता की जड़ता के कारण, जड़ता मतलब कि हैबिचुअलिटी मतलब कि उसका आदी हो जाना किसी वस्तु के लिए, तो उस वस्तु की मांग कैसी हो जाएगी, बेलोचदार हो जाएगी, है ना। बेलोच मतलब उसमें कोई लोच नहीं, कीमत बढ़ भी जाएगी तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, मांग उतनी ही रहने वाली है ना। तो इस प्रकार उपभोक्ता की रुचि, स्वभाव और आदत भी जो है वस्तु की जो मांग की लोच है उसको निर्धारित करती है। क्लियर। चलिए तो ये 7 बिंदु दोस्तों वो थे जो मैंने आपको डिस्प्ले पे प्रारंभिक बताए थे, है ना। इसके अलावा 3 बिंदु और है जिनको, या कहें कि 3 ऐसे घटक या ऐसे आधार और है जो मांग की लोच को निर्धारित करते हैं। तो वो कौन कौन से, उसमें है एक वस्तु पर किए जाने वाला खर्च, कि उपभोक्ता कितना खर्च करता है किसी वस्तु पर। जैसे मान लेते हैं कोई व्यक्ति है या कहें कि कोई उपभोक्ता है, अगर वो अपनी इनकम का
एक बड़ा पार्ट अगर किसी वस्तु पर खर्च करता है या फिर कम वो छोटा सा पार्ट खर्च करता है, तो दोनों ही पार्ट जो है उसकी मांग की लोच को प्रभावित करेंगे। कैसे करेंगे समझिए इसमें, कि अगर कोई उपभोक्ता मान लेते हैं कि 30,000 रुपए पर मंथ कमाता है, उसकी सैलरी है। अब 30,000 में से अगर कोई उपभोक्ता उस 30,000 में से 2,000 या 2,000 रुपए मात्र किसी वस्तु पर खर्च करता है पर मंथ, तो क्या होगा दोस्तों, वो उसकी जो मांग की लोच होगी वो बहुत कम होगी, क्योंकि उसको पता है ना कि यार थोड़ा सा तो अमाउंट खर्च करना पड़ता है, ठीक है, अगर 100-200 रुपए बढ़ भी जाता है तो भी खर्च कर देंगे, फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो ऐसे में क्या हो जाएगा, उस वस्तु की मांग की जो लोच होगी वो शून्य के बराबर होगी या कहें कि बेलोचदार होगी। लेकिन कभी अगर इसका विपरीत कंडीशन हो जाए, इसकी उल्टी कंडीशन हो जाए कि उपभोक्ता अपनी आय का एक बड़ा खर्च करता हो उस वस्तु पर मंथ, तो उस परिस्थिति में क्या हो जाएगा कि उस परिस्थिति में होगा कि अगर उस वस्तु की कीमत बढ़ती है या बढ़ती है तो वो उपभोक्ता क्या करेगा, उसको कम खरीदेगा, और कम हो जाती है तो उपभोक्ता उसको अगले महीने के लिए भी एडवांस में खरीद लेगा। मतलब क्या हुआ, मांग की लोच प्रभावित होती है ना। तो इसलिए कहेंगे कि वो मांग की लोच उसमें अधिक होगी, है ना, जहां पर उपभोक्ता एक बड़ी राशि खर्च करता हो अपनी इनकम की। क्लियर। चलिए अगला पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट है उपभोक्ता का आर्थिक वर्ग। सिंपल सी बात है, अगर कोई धनी वर्ग है उपभोक्ता, अगर एक अमीर आदमी है, अमीर व्यक्ति है, तो उसके लिए फर्क नहीं पड़ता थोड़ी बहुत रेट कम ज्यादा होने से, तो मतलब मांग की लोच नहीं होगी या बेलोचदार होगी, है ना। लेकिन अगर कोई उपभोक्ता अगर गरीब तबके का व्यक्ति है, गरीब वर्ग का व्यक्ति है, तो उसके लिए मायने रखता, अगर 5 रुपए भी उसकी रेट बढ़ जाती है तो उसके लिए वो प्रभावित तो होता है ना, वो अपनी मांग में थोड़ा बहुत परिवर्तन कर देगा। क्लियर है। चलिए अगला है समय अवधि। मतलब ये कि समय अवधि का मतलब ये हुआ कि अगर किसी वस्तु की कीमत थोड़े वो समय के लिए अगर कम ज्यादा होती है तो उसकी मांग में ज्यादा विशेष परिवर्तन नहीं होगा। मतलब एक बेलोचदार हम उसको कह सकते हैं, या एक नाम मात्र की लोच उसमें कह सकते हैं, ठीक है ना, अगर कुछ समय के लिए परिवर्तन हुआ है तो। लेकिन अगर वह परिवर्तन लंबे समय के लिए हुआ है, जैसे कोई वस्तु है जिसका कीमत 100 रुपए थी और डायरेक्ट 200 रुपए हो चुकी, डबल कीमत हो चुकी है उसकी, तो क्या होगा, व्यक्ति स्थानापन्न वस्तु की ओर जाना पसंद करेगा। स्थानापन्न मतलब मैं समझा चुका हूं, उसके समान उपयोग में आने वाली दूसरी वस्तु की ओर जाएगा। अब मार्केट में उसके समान दूसरी वस्तु अवेलेबल है तो क्या होगा, वो उस दूसरी वस्तु की ओर मूव कर जाएगा। तो इससे क्या होगा दोस्तों, उस वस्तु की मांग प्रभावित हो जाएगी, इसलिए कहा गया है समय अवधि। क्लियर है। तो टाइम पीरियड का भी जो है इस पर प्रभाव पड़ता है, किस पर, मांग की लोच पर। क्लियर है। तो ये तो वो 10 बिंदु थे दोस्तों, जो 10 बिंदु मांग की, किसी भी वस्तु की मांग की लोच को प्रभावित करते हैं। क्लियर है। चलिए अब उम्मीद करता हूं कि जो 10 पॉइंट हमने डिस्कस किए हैं, 10 ही बिंदु या 10 ही पॉइंट अब आपको क्लियर हो चुके होंगे। छोटा सा टॉपिक था, एक सिंपल सा था दोस्तों, इसको आसानी से आप इसको कवर कर सकते हैं, और इंपॉर्टेंट था आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है ये वाला पार्ट था, या कहें कि ये क्वेश्चन सेपरेटली आता। हमेशा कई बार देखा गया है एग्जाम में, ये सेपरेटली क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिला है ना। इसलिए 10 पॉइंटों को 10 में से एक को भी इग्नोर ना करें, 10 के 10 को ही दोस्तों याद करने का प्रयास करें। बेसिकली अगर आपने अच्छे से समझा है, सुना है अगर इसको, तो अब तक आपको ये कंप्लीटली याद हो चुका होगा। रटने की आवश्यकता नहीं है, पॉइंटों को समझते हुए चलें, इजीली याद हो जाएगा। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों, नेक्स्ट सेशन में, और अगला सेशन अब बहुत जल्दी मिलते रहेंगे, अब इसमें कोई गैप नहीं होने वाला है। कुछ रीजन था, कुछ कारण था दोस्तों, कई बाहर आउट ऑफ स्टेशन थे, इस कारण से सेशन कंटिन्यू नहीं हो पाए, लेकिन अब आपके सभी सेशन अब फिर से कंटिन्यू होने जा रहे हैं, है ना। नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे पूर्ति के नियम की, इसी व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत, माइक्रो इकोनॉमी के अंतर्गत पूर्ति का अधिनियम, पूर्ति का नियम माफ कीजिएगा, पूर्ति के नियम पर हमारा नेक्स्ट सेशन होगा। उसके बाद में उपयोगिता वाला सेशन होगा, सीमांत उपयोगिता, पूर्ण उपयोगिता या सीमांत उपयोगिता, हाश नियम वगैरह, ये सब कंटिन्यू अब चलता रहेगा, और पर डे 2 सेशन लाने का मैं प्रयास करूंगा। इसके अलावा सेकेंड ईयर वालों के लिए भी दोस्तों, सेकेंड ईयर वालों का पॉलिटी फिर से कंटिन्यू हो जाएगी, जिसमें हम पाश्चात्य राजनीतिक विचारक वाला सेशन कर रहे थे, बहुत जल्दी उसको भी कवर कर लेंगे। इसके अलावा थर्ड ईयर में जो हम पॉलिटी पर चर्चा कर रहे थे, अंतरराष्ट्रीय राजनीति पर, उसे भी हम बहुत जल्दी कवर कर लेंगे। मुश्किल से उसमें 8 से 10 सेशन और बचे हैं, है ना। तो कुल मिलाकर के 8 मतलब 1 हफ्ते के अंदर आपका अंतरराष्ट्रीय राजनीति भी कंप्लीट हो जाएगा थर्ड ईयर वालों के लिए। बाकी सेशन एज इट इज कंटिन्यू रहेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू, धन्यवाद।